फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th फिज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने वाली हूँ। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस 36 प्रश्न हैं। इसके बाद एक और पार्ट आपको मिलेगा जिसमें 2 पार्ट में आपका पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, किसी खास किरण के लिए आपतित एवं निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी नियत होती है। इस बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का बहुत घट जाना लघु पतन कहलाता है। इसका मुख्य कारण जीवित तार एवं उदासीन तार का एक दूसरे से सट जाना है। लघु पतन से धारा की प्रबलता बहुत अधिक हो जाती है और तार में आग लग सकती है। अगला प्रश्न है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? उत्तर है, प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण यह दूर से ही दिखाई देता है, जिसके कारण इसका उपयोग रेलवे सिग्नल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है? उत्तर है, नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया है जिसमें भारी परमाणु के नाभिक को कम वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार कराकर अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में तोड़ा या विखंडित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर से होने वाले लाभों को लिखें। उत्तर है, सोलर कुकर से निम्नलिखित लाभ है। पहला है, यह सस्ता होता है। दूसरा, ये धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। तीसरा, ये कुकर ईंधन की खपत को कम करते हैं। प्रश्न है, सोलर से होने वाली हानियों, कमियों, खामियों या सीमाएं को लिखें। उत्तर है, सोलर से होने वाली हानियों, कमियों, खामियों या सीमाएं निम्नलिखित है। पहला है, इनका उपयोग केवल दिन में ही किया जा सकता है। दूसरा है, जाड़े या बादल वाले दिनों में ये भोजन पकाने में अधिक समय लेते हैं। तीसरा है, रोटी पकाने या भोजन तलने में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं या पवन ऊर्जा से क्या लाभ है? उत्तर है, पवन ऊर्जा से निम्नलिखित लाभ है। पहला, इसका स्रोत मुफ्त प्राप्त होता है तथा यह नवीकरणीय है। दूसरा, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के कुछ उदाहरण दे। उत्तर है, जीवाश्म ईंधन के निम्नलिखित उदाहरण हैं। पहला, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आपका अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा क्यों होती है? उत्तर है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। इन्हीं के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताओं को लिखें। उत्तर है, ऊर्जा के अच्छे स्रोत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, जो सुलभ हो। दूसरा, जो प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन अधिक कार्य कर सके। तीसरा, जिसका परिवहन और भंडारण सुविधापूर्वक किया जा सके। चौथा, जो अधिक महंगा न हो। अगला प्रश्न है आपका, फ्यूज या फ्यूज तार क्या है? है, फ्यूज मिश्र धातु से तार का बना हुआ एक टुकड़ा होता है जिसका प्रतिरोध अधिक होता है तथा गलनांक कम होता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? उनके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तर है, दृष्टि दोष और उनके उपचार के लिए निम्नलिखित प्रकार के लेंस उपयोग किया जाता है।
जैसे निकट दृष्टि में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? उत्तर है, किसी बंद कुंडली तथा क्षण चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखें। उत्तर है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत यह है कि किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। अगला प्रश्न है, दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? उत्तर है, दृष्टि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा को उत्क्रमित करती रहती है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण की पहचान आप बिना स्पर्श किए कैसे करेंगे? उत्तर है, वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर यदि प्रतिबिंब बड़ा और सीधा दिखाई पड़े तो दर्पण अवतल है, किंतु यदि प्रतिबिंब छोटा और सीधा दिखाई पड़े तो दर्पण उत्तल है। यदि प्रतिबिंब सीधा और बराबर साइज का दिखाई पड़े तो दर्पण समतल है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, नाभिकीय विखंडन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी भारी नाभिक दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिक में टूट जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन क्या है? उत्तर है, नाभिकीय संलयन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिकों का एक भारी नाभिक बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? उत्तर है, वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार या स्कूटर आदि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से देते हैं। पहला, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, इस दर्पण से विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर है, श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ होता है। यदि ऐसे परिपथ में लगे उपकरणों में से कोई एक उपकरण खराब हो जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसे कैसे दूर किया जाता है? उत्तर है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, किंतु दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। इस दोष का कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। दूसरा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसका निवारण है, इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है? उत्तर है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, किंतु निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दोष का कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना।
इस दोष का निवारण है। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। उत्तर है, उत्तल लेंस के उपयोग निम्नलिखित है। पहला, नेत्र के दूरदृष्टि दोष को सुधारने में। दूसरा, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। तीसरा, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के दो उपयोगों को बताएं। उत्तर है, अवतल लेंस के उपयोग निम्नलिखित है। पहला, नेत्र के निकट दृष्टि दोष को सुधारने में होता है। दूसरा, प्रकाशिक यंत्रों में अवतल तथा उत्तल लेंसों का संयोग काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की विशेषताओं को लिखें। उत्तर है, सौर ऊर्जा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा, यह मूल्य रहित है। तीसरा, सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा, यह सभी जगह उपलब्ध है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या लाभ है। उत्तर है, सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के निम्नलिखित लाभ है। पहला, यह एक सस्ती प्रक्रिया है। दूसरा, यह प्रदूषण मुक्त है। तीसरा, उसके रख रखाव में बहुत कम खर्च है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। उत्तर है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस में पहला, यह बीच में मोटा होता है तथा दोनों सतहें उभरी होती है तथा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस में है, अवतल लेंस की दोनों सतहें भीतर की ओर वक्रित होती है तथा यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। दूसरा, उत्तल लेंस में अपने ऊपर आपतित किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस में है, अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित किरण को अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तीसरा है, उत्तल लेंस के द्वारा आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में है, जबकि अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। उत्तर है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, लंबाई पर। किसी चालक प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। तीसरा, ताप पर। प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या अर्थ है अथवा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं। उत्तर है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने विभिन्न अवयवों में विभाजित हो जाता है। श्वेत प्रकाश के विभाजन की इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार का उपयोग होता है, क्यों। उत्तर है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक मतलब लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः यह बिना जले 277 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। चूँकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता कम है, इसलिए पतला और लंबा तार लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। उत्तर है, यदि विद्युत बल्ब में लगे फिलामेंट से हवा माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए कांच के बल्ब के अंदर की हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। गैसों को निम्न दाब पर भरा जाता है जिससे कि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो।
अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से अधिकतर भिन्न होता है। कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा और कुछ स्थितियों में छोटा होता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधन की हानियों को लिखें। उत्तर है, जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं। पहला, इन्हें जलने से कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं जो अम्लीय होता है। इसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? इसकी व्याख्या करें। उत्तर है, ग्रह पृथ्वी से काफ़ी निकट है, अतः ग्रहों को प्रकाश का एक विस्तृत स्रोत माना जा सकता है जो अनेक बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों के समूह हैं। इन सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र पर आने वाले प्रकाश के कुल परिमाण का औसत मान शून्य होता है। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सूर्यास्त के समय सायंकाल क्यों दिखाई देता है अथवा सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों दिखाई देता है? उत्तर है, में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता रहता है। दोपहर में जब सूर्य सिर पर होता है तो सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, परंतु सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद अधिक सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं। जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है उसमें मुख्य रूप से लाल रंग ही होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? उत्तर है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल की अपेक्षा नीले रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। यही प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, जिससे आकाश नीला प्रतीत होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता और तब आकाश काला प्रतीत होता। इस तरह से आपका 10th का फिजिक्स मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के मैं आपको कंप्लीट करा दी हूँ। पार्ट 2 जल्द ही मैं कंप्लीट करवा दूँगी। इसमें से आप सारे प्रश्न याद कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।